चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखो, इस चैप्टर में जो हम लोग फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें आज फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 वही आपके टेक्स्ट बुक साथ में रखा हो उसमें, कि जिसमें देखो 3 पार्टनर दिए हुए हैं, दीप, ज्योति और गीता। कि इन 3 पार्टनर में से ज्योति रिटायर हो रहे हैं। ठीक है ना, ज्योति रिटायर हो रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट, ये सब दिए हुए हैं और उनके अकॉर्डिंग हमें सम करना है। तो पहले तो वही अकाउंट तैयार कर लें, वही रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक एक जो है वो कैपिटल अकाउंट, दीप, ज्योति और गीता, उन पार्टनर्स का कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। ये सब तैयार हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एडजस्टमेंट क्लियर करते हैं हम लोग। तो अगर एडजस्टमेंट क्लियर करें ना, तो देखो पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ दीप एंड गीता इज टू बी केप्ट एट 1:1। ये न्यू रेशियो दिया हुआ है। एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 70,000। भाई पूरे बिजनेस की गुडविल 70,000 है, पहली एंट्री गुडविल की है। तो गुडविल की एंट्री है तो हम लोग क्या करते हैं, गुडविल की एंट्री के लिए पहले गेन रेशियो ढूंढते हैं ना। भाई ये टोटल गुडविल 70,000 है, उसमें से ज्योति का हिस्सा कितना होगा जो रिटायर हो रहे हैं, ज्योति का हिस्सा कितना होगा वो ढूंढ के उतनी गुडविल बाकी के दोनों को गेन रेशियो में बांटते हैं ना हम लोग। बराबर ना, ऐसे ही सब सम में किया ना। तो सबसे पहले तो गेन रेशियो चाहिए, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशियो तो है 1:1। ओल्ड कहाँ है, तो ओल्ड के लिए देखो ऊपर लिखा हुआ है, वो दिया हुआ है कि इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अकॉर्डिंग टू कैपिटल है। कैपिटल के हिसाब से, जो तीनों की कैपिटल है ना, 1 लाख, 150 और 1 लाख, इनके हिसाब से रेशियो बनाना है, कैपिटल के हिसाब से। तो देखो रेशियो कैसे बनाते हैं, अगर यहाँ 3 पार्टनर लिख दें, दीप, ज्योति और गीता, और ओल्ड रेशियो अगर हम लोग बनाए ना कैपिटल के हिसाब से, तो भाई दीप के 1 लाख है, ज्योति में 1,50,000 और गीता में 1 लाख। रेशियो बनाने के लिए तीनों को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस मतलब भाई तीनों जो टेबल में आते हैं उससे कट करें। जैसे देखो तीनों 50,000 से कट हो रहे हैं, 50,000। अगर 50,000 से कट करें ना, ये 50,000 टू जा होगा, ये 50,000 थ्री जा और ये 50,000 टू जा, ऐसा ना। ये तीनों का आया कि नहीं, ये ओल्ड रेशियो बना, 2:3:2। ये कैपिटल पर से हमने रेशियो बनाया। और न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:1। अब न्यू रेशियो दीप और गीता का है, हाँ 1:1। ज्योति में कुछ नहीं है, ये ध्यान देना, क्योंकि वो तो रिटायर हुए। कितनी बार स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि न्यू रेशियो लिखना है 2 पार्टनर का, तो आदत होती है पहले ही 2 पार्टनर का लिख देंगे, दीप और ज्योति का। ज्योति तो रिटायर हो रहे हैं, उसका नहीं है, गीता का दिया हुआ है न्यू रेशियो। बरोबर ना, ध्यान रखा करो, ये इन दोनों का है, इसका नहीं। और जो हमें गेन ढूंढना है वो गेन भी इन दोनों का मिलेगा ना, दीप और गीता के लिए। बरोबर, तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करें सबसे पहले गेन ऑफ दीप। तो न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, न्यू रेशियो है 1:2 और ओल्ड है 2:7। 2/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, ये 2 2 जा 4 अपॉन 7 2 जा 14, तो 3/14। और वैसे ही अब गेन ऑफ गीता फाइंड करें, तो उनका रेशियो भी 1 है, न्यू रेशियो 1/2, ओल्ड रेशियो 2:7। तो इसमें भी 7 1 जा 7, 2 2 जा 4/14, 7 - 4 3/14। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला रेशियो बनता है, रेशियो बनेगा 3:3, या कहो 1:1। रिड्यूस करो तो 1:1, इक्वल रेशियो आया। गेन रेशियो क्या मिला हमें, इक्वल मिला। मतलब जो 70,000 की टोटल गुडविल है ना, तो टोटल गुडविल उसमें से अगर हम ज्योति का हिस्सा पहले फाइंड कर लें, तो देखो ज्योति का हिस्सा कितना है, 3/7। 3/7 ना, तो 70,000 का 3/7 अगर ढूंढे तो कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ज्योति की गुडविल 30,000, जो बाकी दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेन रेशियो में, वो गेन रेशियो कौन सा, 1:1, इक्वल 15,000। ऐसे करते हैं ना। और गुडविल की एंट्री कैसे करते हैं, कैपिटल अकाउंट में, जो रिटायर हो उसके क्रेडिट में लिखते हैं। यहाँ 2 और बाय लिख दें, जो रिटायर हो उसके क्रेडिट पे लिखा जाता है प्रीमियम ऑफ गुडविल। और ज्योति में लिखेंगे 30,000, पूरे 70 में से उसका हिस्सा 30,000 है ना, ज्योति में 30,000। और ये प्रीमियम ऑफ गुडविल यहाँ डेबिट पे बांट देते हैं। डेबिट साइड पे जो है वो बांट देंगे हम लोग प्रीमियम ऑफ गुडविल
वो बाकी दोनों में बांट देंगे ये रेशियो 1:1 में, तो 1:1 के हिसाब से दोनों को कितना मिल जाएगा 15,000। दीप को 15,000 और गीता को 15,000। बराबर, ये गुडविल की एंट्री क्लियर हो गई ना। गुडविल की एंट्री हमेशा ऐसे ही करते हैं, जो रिटायर होता हो उसके क्रेडिट में लिख देते हैं और डेबिट में गेन रेशियो में दोनों को बांट देंगे हम लोग। बराबर, ये हो गया पहला एडजस्टमेंट। फिर दूसरा एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि बेड डेट रिजर्व ऑन डेब्टर इज टू बी रिड्यूस अप टू 10%। रिड्यूस करना है 10% तक। देखो ऊपर डेब्टर्स दिए हुए ना 40,000 और बेड डेट रिजर्व है उसके 6,000, लेकिन 10% ही रखनी है। 40,000 के 10% अगर करो तो 4,000। बेड डेट रिजर्व 6,000 नहीं, 6,000 नहीं, 4,000 मेंटेन करके हमें रखनी है। बरोबर, ये रिड्यूस अप टू 10% मतलब 10% तक ही रखनी है, 6 के 4,000 करना है। तो वैसे एंट्री करें भाई, डेप्टर्स यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एसेट्स में, डेप्टर्स 40,000 है, उसमें से माइनस बेड डेट रिजर्व करेंगे 10% मतलब 4,000, तो बाहर बचेगा कितना 36,000। बरोबर, और ये 4,000 बेड डेट रिजर्व, देखो 6,000 बेड डेट रिजर्व थी, उसमें से मेंटेन अब 4,000 ही करनी है, तो मतलब 2,000 का तो फायदा हुआ ना हमें। बरोबर ना, 6,000 में से 4,000 रखने हैं तो 2,000 तो अपने हो गए, वो फायदा हुआ तो कहाँ लिखेंगे रीवैल्यूएशन में, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख दें भाई बेड डेट रिजर्व, उसमें 2,000 का फायदा हुआ। बरोबर, ये भी एडजस्टमेंट क्लियर। उसके बाद दिया हुआ स्टॉक, स्टॉक इज शोन इन द बुक्स एट 25% मोर देन इट्स कॉस्ट। स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। ये दिया हुआ है कि जो बुक वैल्यू है ना, बुक वैल्यू मतलब जो ऊपर स्टॉक दिया हुआ है 50,000 का, भाई ये कॉस्ट वैल्यू से 25% ज्यादा है। कॉस्ट वैल्यू उससे 25% या उससे उसके आसपास कम होगी, है ना, कॉस्ट वैल्यू कम होगी, बुक वैल्यू में 25% ज्यादा लिख दिया है, तो हमें कॉस्ट वैल्यू ढूंढ कर करनी है। और देखो जब भी ऐसा परसेंटेज में कॉस्ट वैल्यू हो ना, तो डायरेक्ट 25% कम नहीं कर देते, वो गलत हो जाता है। डायरेक्ट 25% कम नहीं करते, हमें कॉस्ट वैल्यू सपोज वाली मेथड से करते हैं, जो हमने चैप्टर 5 में समझा था। बराबर ना, चैप्टर 5 में हमने ऐसा देखा था कि कॉस्ट वैल्यू ढूंढना सपोज मेथड से, तो कैसे ढूंढते हैं हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। ये गुडविल की एंट्री रफ करता हूँ, यहाँ कॉस्ट वैल्यू बताता हूँ कैसे फाइंड करनी है। तो देखो स्टॉक के लिए जो कैलकुलेशन करें ना, देखो दो वैल्यू होती है, एक जो है वो बुक वैल्यू होती है और एक कॉस्ट वैल्यू या मार्केट वैल्यू कहते हैं वो होती है। बरोबर, भाई यहाँ पर कॉस्ट वैल्यू कितनी है वो नहीं पता, कितनी है कॉस्ट वैल्यू वो नहीं पता है, लेकिन दिया हुआ है बुक वैल्यू उससे 25% ज्यादा हो चुकी है। कॉस्ट वैल्यू के कंपैरिजन में बुक वैल्यू ज्यादा है, और बुक वैल्यू दी गई है 50,000। 50,000 बुक वैल्यू है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉस्ट वैल्यू सीधा कम कर दें हम लोग, बराबर ना, कि 25% कम करके लिख दें, ऐसा नहीं। 50,000 के 25% कम करो तो वो गलत होता है, उसके फिर 25% बढ़ाओगे तो आंसर नहीं मिलेगा। समझो, इसके अगर आप 25% करो तो 25% कितने हो जाते हैं 10 और 12,500 होते हैं, है ना, कुछ 12,500 आएगा इसके 25%। 50 में से 12,500 माइनस करो, इसमें से 12,500 अगर माइनस करो तो कुछ 38,500 बचेंगे ना, बरोबर ना, 37,500 बचेंगे, ये कॉस्ट वैल्यू। लेकिन ये कॉस्ट वैल्यू गलत हुई। अब इसमें अगर क्रॉस चेक करो कि 37,500 के 25% बढ़ाओ तो क्या ये बुक वैल्यू मिलेगी हमें, नहीं मिलेगी। इसके 25% प्लस करो तो ये नहीं मिलेगी, तो इसलिए सीधा माइनस नहीं करते, सिंपल समझो। तो ऐसे कॉस्ट वैल्यू अगर ढूंढनी हो तो हमें सपोज करके ढूंढनी होती है। ऐसे ढूंढते हैं कि भाई सपोज कॉस्ट वैल्यू जो है वो 100 है, सपोज कॉस्ट वैल्यू 100 और बुक वैल्यू 25% ज्यादा है, मतलब प्लस 25, तो बुक वैल्यू जो है वो कितनी हो जाती है, बुक वैल्यू हो जाती है 125। 125 बुक वैल्यू हो जाएगी, तो उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करते हैं कि जब बुक वैल्यू 125 है तब कॉस्ट वैल्यू 100 है, जब बुक वैल्यू 125 है तो कॉस्ट वैल्यू 100। तो जब बुक वैल्यू ओरिजिनल 50,000 है, ओरिजिनल 50,000, तब ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू कितनी, बराबर, ऐसे कंपैरिजन करते हैं। यहाँ बढ़ी हुई है बुक वैल्यू तो हमने प्लस करके लिखा, लिखा होता बुक वैल्यू कम है तो यहाँ माइनस करके लिखते, फिर कंपैरिजन ऐसे ही करते हैं। अब इसकी कंपैरिजन अगर करें तो हो जाता है 50,000
मल्टीप्लाई 100, 50,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय 125, बराबर। जो इनके कैलकुलेशन करें ना तो 125 4 सा होता है, मतलब आंसर आएगा 40,000, 40,000 होगा इसमें, बराबर। मतलब कॉस्ट वैल्यू हमें मिली 40,000। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि 40,000 के 25% बढ़ाओ तो 50,000 होते हैं ना 100%। आगे 38,000 मिल रहा था, उसके 25% बढ़ाओ तो ये थोड़ी होता है। तो मतलब कॉस्ट वैल्यू हमें कितनी मिली, 40,000 मिली। ये 40,000 हमें रिकॉर्ड करनी है, दिया हुआ रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, तो ये वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। मतलब 50,000 स्टॉक था, अब उसकी वैल्यू 40,000 हो गई, इसका मतलब 10,000 कम हुआ ना उसके, बराबर ना। ये 10,000 का नुकसान हुआ, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर स्टॉक लिखेंगे एसेट्स में, फिर एंट्री तो सेम ही करते हैं। स्टॉक 50,000 है, उसमें से माइनस डिक्रीज करेंगे 10,000, तो अब स्टॉक की न्यू वैल्यू कॉस्ट वैल्यू मिल गई 40,000, बराबर। और जो 10,000 का नुकसान हुआ वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, ये नुकसान हुआ ना हमारा, तो यहाँ पे स्टॉक लिख देंगे, स्टॉक 10,000, बराबर। ये 10,000 का नुकसान, समझाइए एंट्री। ये कैलकुलेशन याद रखना, जब भी ऐसे स्टॉक में परसेंटेज वाइज दिया हुआ हो तो ये सपोज करके ढूंढेंगे हम लोग। फिर उसके बाद का एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि 60,000 इज पेड फॉर ट्रेडमार्क ड्यूरिंग करंट ईयर विच इज फॉर टोटल 6 इयर्स। देखो ऊपर ट्रेडमार्क दिया हुआ है 60,000 ही। ट्रेडमार्क क्या होता है भाई, हमने कोई कंपनी का ट्रेडमार्क लिया है, उस कंपनी का नाम हम लोग यूज कर रहे हैं, उस कंपनी की ब्रांड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो हमने पे किए हैं, ट्रेडमार्क के पे किए हैं 60,000 वो, लेकिन 60,000 एक साल का नहीं है, 6 साल का है। 6 साल के जो है वो 60,000, मतलब एक तरह का प्रीपेड एक्सपेंस हो गया ना, बराबर ना। 6 साल के एडवांस में दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर बैलेंस शीट में एक ही साल का बताना है भाई, इस साल का कितना हुआ वो हमें बताना है, बाकी के 5 साल का प्रीपेड रहेगा। तो 60,000 6 साल के हैं, तो एक साल का कितना हुआ 10,000, 10,000 हुआ ना। तो वो 10,000 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ट्रेडमार्क 60,000 है, और उसमें से माइनस करंट ईयर, सी वाई में लिख रहा हूँ करंट ईयर, तो करंट ईयर का हो जाएगा 10,000, एक साल के 10,000, तो बाकी 50,000 वो एडवांस में भरे हुए हैं, प्रीपेड हुआ ना। और कोई भी प्रीपेड होता है तो हम एसेट्स में ही लिखते हैं ना, बरोबर ना। तो ये 50,000 एडवांस में भरे हुए हैं इस साल के 10,000, और ये इस साल का 10,000 ये साल का नुकसान कह रहा है। तो ये नुकसान कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, बरोबर ना। इस साल का 10,000 का नुकसान है तो वो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडमार्क का, ट्रेडमार्क 10,000, 10,000 का नुकसान, समझ आ रही है बात, बरोबर। 6 साल का ट्रेडमार्क था, तो इस साल के कितने कट हुए वो हमने लिखा खाली। फिर उसके बाद है लायबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड इज डिसाइडेड 35,000, प्रोविडेंट फंड 35,000 रखना है, ऊपर प्रोविडेंट फंड कितना है 32,000, 35 करना है, 3,000 का नुकसान ना ये भी, बरोबर ना, अपने ऐड करने हैं ना 3,000। तो प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी में लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे पीएफ, प्रोविडेंट फंड 32,000 है, उसमें प्लस इंक्रीज करेंगे 3,000, तो प्रोविडेंट फंड हमें रखना है 35,000, बरोबर। तो ये जो 3,000 का इंक्रीज हुआ तो वो अपने गए पैसे, हमारा नुकसान हुआ। लायबिलिटी इंक्रीज हो मतलब नुकसान, तो वो नुकसान यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ये प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कितना, तो 3,000, 3,000 का प्रोविडेंट फंड, बरोबर। आ रहा है ये भी ध्यान। फिर उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज टू बी केप्ट एज टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म, and Deep and Geeta will maintain this capital in their new profit and loss sharing ratio. For this purpose, the difference is to be transferred to their current account. अब ये कैपिटल मेंटेनेंस का एडजस्टमेंट है जो चैप्टर 5 में भी आपका आता था। चैप्टर 5 में करते थे कि आखिरी में पार्टनर्स को इतना कैपिटल मेंटेन रखना है, उसके हिसाब से कोई पैसे ले आएगा कोई पैसे ले जाएगा। चैप्टर 5 में होता था ना ये एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट अब इसमें भी दिया हुआ है कि अब यहाँ पर है कि जो दीप और गीता को जितना ओल्ड कैपिटल है ना, इनका पुराना कैपिटल है 3.5 लाख रुपए, तो उतना ही इनको नया कैपिटल भी मेंटेन रखना है, और उसके हिसाब से कोई कैश ले आएगा ले जाएगा, लेकिन उसे कैश में नहीं, उसे करंट अकाउंट में लिखना है, बराबर। बैलेंस इज डिफरेंस इज ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट, करंट तो बनाया नहीं है, लेकिन वो बनाना नहीं है, खाली बैलेंस शीट में इफेक्ट बताना है जो एंड में बताऊंगा, बराबर।
पूरे सम का आखिरी में क्लोजिंग होगी तब पता चलेगा कि भाई कौन कितने पैसे ले आ रहा है और ले जा रहा है। तो ये एडजस्टमेंट संभाल के रखते हैं ना, ये एडजस्टमेंट जो है वो आखिरी में करेंगे। तो बाकी के एडजस्टमेंट हो गया ना, तो अब क्या, अब जो बैलेंस शीट दिए हुए हैं उस बैलेंस शीट की एंट्री करते जाएं एक एक करके। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट, दीप, ज्योति और गीता का दिया हुआ है, तो वो कैपिटल अकाउंट तो यहीं लिखते हैं ना हम लोग कि भाई बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके लिख देते हैं 1 लाख 150 और 1 लाख है, ये 1 लाख 1,50,000 और 1 लाख, ये तीनों का हुआ ना कैपिटल, बराबर। फिर कैपिटल के बाद, तो कैपिटल के बाद दिया हुआ जनरल रिजर्व 28,000, जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व क्या करते हैं, वो बांट देते हैं तीनों को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो कितना था, हमने ढूंढा था ना वो कैपिटल के हिसाब से, इस कैपिटल के हिसाब से ओल्ड रेशियो हमने फाइंड किया था 2:3:2, है ना, वो पहले कैलकुलेशन हमने की थी। तो उसके हिसाब से 2:3:2 के हिसाब से ये 28,000 बांट देंगे। तो जो जनरल रिजर्व है 28,000 का इनके हिसाब से बांटें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 8,000 इन्हें, 12,000 इन्हें मिल जाएगा और 8,000 इन्हें मिलेगा, है ना। दीप, ज्योति और गीता तीनों को बांट देंगे 8 12 एंड 8,000। उसके बाद क्रेडिटर है 60,000, तो क्रेडिटर तो यही लिखते हैं हम लोग, ये क्रेडिटर्स वो 60,000, बराबर। वो लायबिलिटी में प्रोविडेंट फंड वो लिख दिया था। दूसरा गुडविल दी गई है 14,000, तो गुडविल यहाँ पर बांट देते हैं, ओल्ड गुडविल है जो डेबिट साइड पे तीनों पार्टनर को बांट देंगे ना, तीनों पार्टनर को ओल्ड रेशियो 2:3:2 के हिसाब से बांट दें। तो 14,000 अगर हम लोग ऐसे बांटे ना, तो 2 2 4,000, 6,000 एंड 4,000, ऐसे 14,000 तीनों को मिल जाएगा। उसके बाद लैंड बिल्डिंग 2,90,000, तो लैंड बिल्डिंग यहाँ पर लिख देंगे, वो तो एसेट्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो ऐसे ही लिख देंगे 2,90,000, बराबर। उसके बाद ट्रेडमार्क 60,000, वो ट्रेडमार्क हमने लिख दिया था, स्टॉक भी लिख दिया, डेप्टर्स भी लिख दिया और बैंक दिया हुआ 22,000, तो बैंक को बैंक में लिखेंगे ना, मतलब कैश और बैंक अकाउंट उसका स्टार्टिंग बैलेंस होता है ना ये। तो यहाँ पे लिख दें हम लोग कि भाई बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ये स्टार्टिंग का बैलेंस है कितना 22,000, बरोबर। सब एंट्री क्लियर ना, एडजस्टमेंट भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब क्लोजिंग करेंगे और अब क्लोजिंग के बाद जो है वो चेक करेंगे कि भाई जो रिटायर हो रहा है उसे कितने मिल रहे हैं, बाकी दोनों कैसे मेंटेन रखेंगे, ये सब हमें चेक करना है ना, बरोबर ना। तो देखो आप क्लोजिंग करें, क्लोजिंग के लिए ये मैं पहले रफ कर दूं क्योंकि यहाँ दूसरी कैलकुलेशन करनी होगी, फिर उसके साथ हम लोग क्लोजिंग देखें। तो देखो अब जैसे क्लोजिंग करेंगे ना, सबसे पहले रीवैल्यूएशन को क्लोज करें, तो रीवैल्यूएशन को क्लोज करने के लिए इस साइड का टोटल ज्यादा है भाई, लॉस ज्यादा है, यहाँ पर 23,000 है, ये 23,000 यहीं पे ही लिखेंगे 23,000, और उसमें से 2,000 अगर माइनस करो तो यहाँ पर आएगा 21,000। ये 21,000 वो डिविजिबल लॉस कहलाया, जो तीनों को हमें देना है, दीप, ज्योति और गीता तीनों को कौन से ओल्ड रेशियो में, वही हमारा ओल्ड रेशियो 2:3:2 के हिसाब से। तो इसके हिसाब से अगर दे देना तो हो जाएगा 3 2 6,000, 3 3 9,000 एंड 6,000, ये तीनों को आ जाएगा। और ये लॉस, वो लॉस क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे ना कैपिटल अकाउंट में, ये क्रेडिट में है तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे लिखेंगे हम लोग डिविजिबल लॉस, ये डिविजिबल लॉस, इसे 6,000, इसे 9,000 और इसे 6,000। अब ये क्लोज हो गया। कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के लिए वही मेथड, सबसे पहले जो रिटायर हो रहा है उसे क्लियर कर दो, उसे क्लियर कर दो, उसे जो है वो रवाना कर दो, फिर बाकी के दोनों पार्टनर की कैलकुलेशन करेंगे। तो रिटायर हो रहे हैं ज्योति, तो ज्योति की जो है वो पहले क्लोजिंग कर दें। इनकी क्लोजिंग अगर देखें ना, तो इस साइड का टोटल अगर देखें ज्योति में 150 और 30 180, 180 और 12, तो 1,92,000, यहाँ पर भी लिखेंगे 1,92,000, और 1,92,000 में से 9 और 6 15,000 माइनस करेंगे तो कितना, फिर 1,77,000 बचेगा, 1,77,000 बचेगा उसका। और इसमें कोई मेंशन है कि उसे कैश देना है या लोन पे रखना है या कुछ कैश का मेंशन है नहीं,
कुछ भी मेंशन ना हो मतलब इसे कुछ नहीं देना है, ये पूरा लोन बना कर रखना है हमें, बरोबर ना। ये पूरी पार्टनर की लोन हुई भाई, अभी उसे पैसे नहीं देने, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे उसे लोन अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पर ये लोन अकाउंट लिख देंगे हम लोग, और लोन अकाउंट लिखें तो उसे ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटी में। यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे लोन अकाउंट ब्रैकेट में ज्योति, उनकी लोन हुई 1,77,000, बरोबर। ये क्लियर हो गया, ये पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसे क्लियर कर दिया। अब जो बाकी पार्टनर है उनके लिए, और उनके लिए वो 6th वाला एडजस्टमेंट जो हमने बाकी रखा था उसमें दिया हुआ है कि जो अब रिमेनिंग पार्टनर है ना, बाकी के दोनों दीप और गीता, वो जितनी ओल्ड कैपिटल है उतनी कैपिटल अभी भी मेंटेन करना चाहते हैं। देखो ओल्ड कैपिटल तीनों पार्टनर की मिलाकर कितनी है, 3,50,000। देखो टेक्स्ट बुक में 3,50,000 है भाई। ये 3,50,000 पहले 3 पार्टनर मेंटेन करते थे, अब एक पार्टनर को मतलब 2 पार्टनर को मेंटेन करना है, एक को हटाकर, बरोबर ना। बाकी के दोनों को अब इतना मेंटेन रखना है, तो इतना मेंटेन रखना है, वो भी उनके न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो कितना है हमारा 1:1। देखो पहले एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 1:1 न्यू रेशियो है, मतलब दोनों को 3,50,000 के आधे आधे अगर मेंटेन करें तो कितना हो जाता है 1,75,000। कितना हो जाता है ना 1,75,000। इतना दोनों को मेंटेन रखना है 1,75,000। दोनों के पास इतनी इतनी कैपिटल होनी चाहिए, अगर ना हो तो उसके हिसाब से कोई कैपिटल ले आएगा, कोई कैपिटल ले जाएगा, बरोबर ना। ऐसे मेंटेन रखेंगे ना 1,75,000, और चेक करेंगे कि अगर किसी के पास कम है, इससे 175 से कम कैपिटल है तो वो घर से ले आएंगे, किसी के पास ज्यादा है तो वो घर पे ले जाएंगे, बरोबर। तो ये जो 1,75,000 आया उसे उसे कहां पर लिखते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड डेबिट साइड पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके लिख देते हैं। चैप्टर 5 में ऐसा करते थे, ये पहले ही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके दोनों में लिख देंगे। ये तो रिटायर हो गया, उसे तो देखना ही नहीं है, बाकी दोनों में लिखेंगे भाई इसे 1,75,000 और इसमें भी 1,75,000, और ये 1,75,000 उसकी पहले ही एंट्री, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट। भाई कैपिटल अकाउंट में दीप और गीता का 1,75,000 एंड 1,75,000, तो टोटल बाहर 3,50,000। इतनी मेंटेन रखनी है ना उन्हें, बरोबर ना। इतना मेंटेन रखना था, वो दोनों का यहाँ पे लिख दिया। अब जो है वो चेक करेंगे कि इसके पास कम है या ज्यादा है। अगर इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है ना, इस साइड का टोटल अगर ज्यादा हो मतलब पार्टनर के पास ज्यादा है, वो घर ले जाएंगे। इस साइड का टोटल अगर ज्यादा है ना मतलब उनके पास कम है, उनको घर से लाना पड़ेगा। तो देखो पहले दीप में देखें किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, यहाँ 1,08,000 है, यहाँ 1,75,000 है, इस साइड का टोटल ज्यादा है, बरोबर ना। इस साइड का ज्यादा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे, इस साइड के टोटल में लिखेंगे कितना 175 और 15 90 90 और ये 10, तो कितना हो जाएगा पूरा 2 लाख हो जाएगा, पूरे 2 लाख। यहाँ पर भी लिखेंगे पूरे 2 लाख, और 2 लाख में से 1,08,000 माइनस करें तो फिर कितना बचेगा, उसमें उसमें बचेगा कुछ 92,000। 1 लाख कम हो जाएगा और 8,000 और कम हो जाएंगे, तो 92,000 आएगा। भाई इसको 92,000 लेकर आने हैं, उसके पास कम है, इतनी कैपिटल मेंटेन रखने के लिए 92 लेकर आएंगे। देखो कितनी बार ऐसा होता है भाई, इतना उसे लेकर आना है ना तो ऑन द स्पॉट लेकर आएंगे, तो उसकी एंट्री कैश में कर देंगे हम लोग, यहाँ क्रेडिट में तो यहाँ डेबिट में कर देंगे ऑन द स्पॉट, भाई कैश में हो गया लेकर आए। लेकिन कितनी बार अभी नहीं लेकर आए हैं, बाद में लेकर आएंगे, तो फिर उसकी एंट्री करंट अकाउंट में होती है, जो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ है ना, डिफरेंस इज ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट, बरोबर। तो यहाँ जो 92,000 उन्हें लेकर आने हैं ना, वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर करंट अकाउंट करके, ठीक है। कि ये करंट अकाउंट मतलब वो अभी 92 नहीं लेकर आ रहे हैं, बाद में लेकर आएंगे, शायद 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, जो भी हो, बरोबर। ऑन द स्पॉट लेकर आते हैं ना तो कैश अकाउंट लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं, और नहीं लेकर आ रहे हैं तो ये करंट अकाउंट, और इस करंट अकाउंट की एंट्री कहाँ पे आएगी, एसेट्स में। देखो यहाँ क्रेडिट में अगर आता हो ना करंट अकाउंट तो उसकी एंट्री एसेट्स में करते हैं, अगर ये यहाँ पे बचता ना करंट अकाउंट तो उसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे, बरोबर ना। ये लेकर आएंगे ना 92,000, ऐसे भी समझो ना, लेकर आएंगे ना, मतलब बिजनेस के लिए तो फायदा है ना,
बिजनेस के लिए फायदा है तो एसेट्स में लिखेंगे ना। अगर वो ले जाते ना, समझो ले जाते तो बिजनेस की लायबिलिटी, उसे देना है तो यहाँ लिखते लायबिलिटी। बरोबर, हर लॉजिक से भले आप चेक करो। तो ये 92,000 उन्हें लेकर आने हैं, तो ये करंट अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि भाई करंट अकाउंट ब्रैकेट में गीता के लिए, सॉरी दीप के लिए, ये दीप के लिए 92,000। बराबर, और ऐसे ही गीता में भी क्लोजिंग, एक एक पार्टनर की क्लोजिंग करके एक एक जगह लिखते जाया करो। और जैसे रिटायर हुआ उसको क्लोज करके यहाँ लिख दिया। अब बाकी के दोनों पार्टनर का, दीप का क्लियर हुआ, गीता में किस साइड का टोटल ज्यादा है, इसी साइड, सेम ही है वो तो एंट्रीज, तो यहीं पर ही रहेगा, वही 2 लाख रहेगा। यहाँ पर भी वही जो है वो 2 लाख रहेगा, और 2 लाख में से 1 लाख और 8,000 माइनस करें तो वही 92,000 रहेगा। बरोबर ना, यही 92,000 वो भी लेकर आएंगे तो यहाँ पे ही लिखेंगे करंट अकाउंट करके, उसको भी लिखा जाएगा ना, करंट अकाउंट गीता में लिखेंगे 92,000। बरोबर, ये क्लोजिंग हुई, याद करो ऐसी क्लोजिंग चैप्टर 5 में भी आती थी, ये वही क्लोजिंग हमने की। अब ये जो क्लोजिंग हो गई कैपिटल अकाउंट क्लोज, अब आखिरी कैश, कैश को क्लोज करके वहां लेकर जाए। कैश में तो पूरे सम में कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, वही का वही लिखेंगे 22,000, यहाँ पर भी वही लिखेंगे 22,000, और यहाँ पर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, वो कैरी फॉरवर्ड 22,000, वही कैश यहाँ पे कैश अकाउंट 22,000, और आखिरी बैलेंस शीट का टोटल, बैलेंस शीट में अगर टोटल कर दें तो यहाँ पर जो है वो टोटल आ जाएगा, वो टोटल रहेगा यहाँ पर 5 और 7 12, ऊपर 1 6 6 एंड 3 9 9 और 6 15 15 और 7 22, ऊपर 2, यहाँ पर 5 5 एंड 1 6 6,22,000, 6,22,000, और इस साइड भी आ जाएगा इनका 6,22,000। बरोबर, दोनों साइड अगर टोटल बरोबर आ जाए, इक्वल आ जाए, मतलब हमारा सम करेक्ट है ये। बरोबर, आ रहा है ध्यान? तो देखो इस सम में ये एक चीज नहीं थी कि भाई हमें कैपिटल मेंटेन कैसे करना है, ठीक है ना, ये पॉइंट जो है वो इसमें ध्यान रखना आगे कि अब काफी क्वेश्चंस में ये कैपिटल मेंटेनेंस का टॉपिक आएगा, तो अब इस सम को अच्छी तरह से लिखो, ध्यान से समझो इस सम को, क्या क्या हमने टॉपिक्स किए। तो अब जो इसके बाद के क्वेश्चंस होंगे, आगे के क्वेश्चंस होंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।